आज हम सिर्फ चुनाव के नतीजों की बात नहीं करेंगे, नहीं, हम बात करेंगे उस रिश्ते की जो शासन और जनता के बीच होता है। हम आंकड़ों को सिर्फ हार जीत के चश्मे से नहीं देखेंगे, बल्कि उन्हें एक औजार की तरह इस्तेमाल करेंगे, ये समझने के लिए कि जमीनी हकीकत और राजनीतिक वादों के बीच कितनी दूरी है। तो हमारी कहानी कहाँ की है? ये है बिसालपुर की, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले का एक विधानसभा क्षेत्र। अब देखिए, नक्शे पर तो ये बस एक छोटा सा हिस्सा है ना? लेकिन इस लकीर के अंदर जिंदगियां हैं, लोगों की उम्मीदें हैं, उनका संघर्ष है। यहीं की मिट्टी, यहीं के खेत और यहीं की टूटी फूटी सड़कें। असल में यही वो कैनवास है जिस पर बिसालपुर की सियासत की तस्वीर बनती है। तो सवाल ये है कि इस जमीन की, इस मिट्टी की आवाज क्या है? जब आप वहां के लोगों से बात करते हैं तो एक ही बात, एक ही दर्द बार बार उभर कर सामने आता है। वो कहते हैं, यहाँ बेरोजगारी और विकास की कमी ही सबसे बड़े मुद्दे हैं। दशकों से कुछ नहीं बदला। सोचिए जरा, इस एक लाइन में कितनी पीढ़ियों का दर्द और कितना टूटा हुआ भरोसा है। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये तो सीधे सीधे उस सामाजिक अनुबंध पर सवाल है जो जनता और सरकार के बीच होता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, समझते हैं बिसलपुर के उस जमीनी हकीकत को जो अक्सर, आप जानते हैं, चुनावी शोर शराबे में कहीं खो जाती है। ये एक तरह से समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश है। देखिए, यहाँ लोगों की जो शिकायतें हैं ना, वो कोई हवाई बातें नहीं हैं। ये उनकी रोज की जिंदगी की मुश्किलें हैं। बेरोजगारी का मतलब सिर्फ नौकरी न होना नहीं है, इसका मतलब है एक युवा के सपनों का टूटना। टूटी फूटी सड़कें वो सिर्फ आने जाने में दिक्कत नहीं देती, वो किसान की फसल को बाजार तक नहीं पहुंचने देती, वो एक बीमार को वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचने देती। किसानों को उनकी फसल का पैसा वक्त पर ना मिले तो घर कैसे चलेगा? और जब अस्पताल और कॉलेज ही ना हो तो इसका मतलब है कि आप एक पूरी की पूरी पीढ़ी को सेहत और तालीम जैसे बुनियादी हक से दूर रख रहे हैं। अब जरा यहाँ के सामाजिक ताने बाने पर भी एक नजर डालते हैं। पीलीभीत जिले में करीब करीब 50% आबादी ओबीसी समुदाय से है, फिर 15% के आसपास अनुसूचित जातियां और करीब 10 से 13% मुस्लिम समुदाय। पर ये सिर्फ चुनावी गणित के आंकड़े नहीं हैं, ये अलग अलग समुदाय हैं और विकास की कमी का असर इन सब पर अलग अलग तरह से पड़ता है। और यहीं पर हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी सामने आती है। हर एक इंसान की गरिमा, उसकी आवाज का सम्मान, यही तो हमारे संविधान का आधार है। और ये पक्का करना कि विकास का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे बिना किसी भेदभाव के, इसी को कहते हैं लोक केंद्रित शासन। तो इस जमीनी हकीकत, इन शिकायतों और इन सामाजिक समीकरणों, इन सब ने मिलकर 2022 में क्या नतीजा दिया? चलिए अब थोड़ी देर के लिए भावनाओं से हटकर सीधे सीधे आंकड़ों की बात करते हैं, क्योंकि जैसा हम कहते हैं, हर वोट एक कहानी बयान करता है। पहला आंकड़ा और सबसे चौंकाने वाला, भारतीय जनता पार्टी को मिले 50.55% वोट, मतलब हर 2 में से 1 वोटर ने बीजेपी को चुना। ये एक बहुत ही साफ और निर्णायक जनादेश है। लेकिन सवाल वही है, ये जनादेश अच्छे काम का इनाम था या एक मजबूत विपक्ष की कमी का नतीजा? और दूसरे नंबर पे कौन था? समाजवादी पार्टी, 29.52% वोटों के साथ। अब आप देखिए, बीजेपी और सपा के बीच का फासला करीब 21% का है। ये एक छोटी मोटी खाई नहीं है, ये दिखाता है कि लोगों में जो गुस्सा था, विपक्ष उसे पूरी तरह से अपने हक में वोटों में तब्दील नहीं कर पाया। और जब इसी फासले को हम वोटों की गिनती में देखें तो ये अंतर 50,409 वोटों का था। 50,000 से भी ज्यादा। लोकतंत्र में ये सिर्फ एक नंबर नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश होता है। ये बताता है कि मुकाबला एक तरफा था। ये चार्ट पूरी कहानी को और भी साफ कर देता है। देखिए, बीजेपी को मिले 1,21,000 से ज्यादा वोट, समाजवादी पार्टी सिमट गई करीब 70,000 पर, और बीएसपी, जो कभी इस इलाके में एक बड़ी ताकत हुआ करती थी, वो खिसककर तीसरे नंबर पर पहुंच गई, सिर्फ 36,000 वोटों के साथ। तो यहाँ वोट बंटे नहीं हैं, बल्कि एक पार्टी के पक्ष में इकट्ठे हुए हैं। लेकिन कहानी में एक और पेच है, वोटिंग परसेंटेज। 2017 के मुकाबले 2022 में वोटिंग करीब 6% कम हुई। अब इसका क्या मतलब निकालें? क्या लोगों का चुनावी प्रक्रिया से मोहभंग हो गया था? क्या उन्होंने घर पर बैठकर खामोशी से अपना विरोध जताया? देखिए, जब भी वोटिंग कम होती है तो ये किसी भी लोकतंत्र के लिए एक चिंता की बात तो है।
तो ये थे आंकड़े, ये थे संकेत। अब वक्त है इन संकेतों के पीछे छिपे कारणों को समझने का, इस जनादेश का एक तरह से पोस्टमार्टम करने का। और हमारा ध्यान किसी एक नेता या उम्मीदवार पर नहीं होगा, बल्कि हम उन सिस्टम की खामियों को देखेंगे जिनकी वजह से ये नतीजा सामने आया। चलिए मुख्य विपक्षी उम्मीदवार के प्रोफाइल को देखते हैं, लेकिन एक सिस्टम के नजरिए से। एक तरफ अच्छी बात ये थी कि छवि साफ थी, कोई क्रिमिनल केस नहीं था, राजनीतिक विरासत भी थी। लेकिन दूसरी तरफ क्या था? 2 लगातार हार का बोझ और जमीन पर एक कमजोर संगठन। ये कहानी सिर्फ एक उम्मीदवार की नहीं है। ये सवाल उठाती है कि क्या पार्टियां आज भी जमीनी संगठन मजबूत करने के बजाय सिर्फ चेहरों और खानदान के नाम पर निर्भर हैं? देखिए, कोई भी चुनाव अचानक से नहीं होता, उसकी जड़ें इतिहास में होती हैं। तो बिसलपुर के आज को समझने के लिए हमें इसके कल में झांकना होगा। क्या 2022 का ये नतीजा कोई नई बात थी, या फिर दशकों से चले आ रहे एक पैटर्न का ही हिस्सा था? ये टाइमलाइन देखिए, ये एक तरह से बिसलपुर का पॉलिटिकल डीएनए है। पिछले 30 सालों में आप देखेंगे तो सत्ता सिर्फ 2 पार्टियों के बीच घूमती रही है, बीजेपी और बीएसपी। बीजेपी, बीएसपी, बीजेपी। इस पूरी तस्वीर में समाजवादी पार्टी कभी एक मजबूत दावेदार बनकर उभरी ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा पैटर्न है। और ये टेबल उस पैटर्न को और भी मजबूत कर देती है। आप खुद देखिए, 2012 में बीजेपी का वोट शेयर था 26%, 2017 में बढ़कर हुआ करीब 47% और 2022 में 50% के भी पार। ये एक सीधी चढ़ाई है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखिए, 2012 में 7% और 2022 में करीब 30%। हाँ, ये उनका अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन जीत की दहलीज पार करने के लिए ये काफी नहीं था। और अब इस पूरे विश्लेषण का शायद सबसे बड़ा और सबसे जरूरी ऐतिहासिक सच वो ये है कि समाजवादी पार्टी आज तक बिसलपुर विधानसभा सीट कभी नहीं जीती, कभी नहीं। ये एक लाइन 2022 के पूरे नतीजे को एक अलग ही रोशनी में दिखाती है। ये हार किसी एक उम्मीदवार की नहीं थी, ये एक पार्टी के लिए 30 साल पुरानी एक ढांचागत चुनौती है। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, जड़ तक गए, निदान कर लिया, पर अब सवाल है, इलाज क्या है? अब हम चुनावी तिकड़मों से आगे बढ़कर एक ऐसे ब्लूप्रिंट की बात करेंगे जो सरकार को वापस जनता से जोड़ सके। एक ऐसा खाका जो राजनीति को सिर्फ चुनाव जीतने का खेल नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने का एक गंभीर काम बनाए। ये ब्लूप्रिंट बहुत सीधा और साफ है। 4 कदम। पहला, बुनियादी ढांचा ठीक करो। सड़कें, बिजली, अस्पताल, ये किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। दूसरा, किसानों की आजीविका को सुरक्षित करो, उन्हें वक्त पर पैसा मिले, समर्थन मिले, ये समाज में स्थिरता लाता है। तीसरा, लोगों की शिकायतों को सुनने और सुलझाने के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाओ। और हाँ, ऐसा सिस्टम बनाते वक्त ये जरूरी है कि लोगों के डेटा की प्राइवेसी और सहमति का पूरा ध्यान रखा जाए, जैसा कि हमारे डीपीडीपी कानून में कहा गया है। भरोसे का रिश्ता इसी से बनता है। और चौथा, वहीं पर लोकल लेवल पर रोजगार पैदा करो ताकि नौजवानों को अपना घर-बार छोड़कर बाहर ना जाना पड़े। और हाँ, ये कोई एक साइज सब पर फिट वाला फॉर्मूला नहीं है। इसे हर समुदाय की अपनी जरूरतों के हिसाब से लागू करना होता है। मतलब, किसानों से बात करो तो खेती की सुरक्षा की, नौजवानों से बात करो तो नौकरियों और इंसाफ की, और जो समाज के सबसे पिछड़े तबके हैं उन तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने की गारंटी दो। ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है, ये डेवलपमेंट ब्लॉक की राजनीति है। इसका मकसद है कि हर किसी को ये महसूस हो कि ये सिस्टम उनके लिए भी काम कर रहा है। तो हमने बिसलपुर की जमीन की आवाज को सुना, आंकड़ों को पढ़ा, इतिहास को खंगाला और आगे का एक रास्ता भी देखा। लेकिन अंत में सवाल वही है कि अब आगे क्या होगा? और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जाएंगे। क्या वाकई डेटा पर आधारित, लोगों की जरूरतों को समझने वाला एक गवर्नेंस का मॉडल, क्या वो 30 साल के जमे जमाए राजनीतिक इतिहास को बदल सकता है? सच कहूं तो इसका जवाब किसी रिपोर्ट या विश्लेषण में नहीं मिलेगा। इसका जवाब जमीन पर लगातार और ईमानदारी से किए गए काम में मिलेगा। इफ यू वांट टू बिकम अ पीपल सेंट्रिक लीडर एंड अपलिफ्ट योर कंस्टिट्यूएंसी, गेट इन टच विद Blueprint Strategies AI at MGR at Blueprint Strategies AI or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.